आप सभी का स्वागत आप सभी का स्वागत है। मैं कोलाबा महानगर पालिका माध्यमिक शाला से प्रस्तुतकर्ता मेनका जायसवाल। आज हम पत्र लेखन हिंदी विषय का पत्र लेखन यह हमके आज लिखना है। देखिए, पत्र लेखन हमारे जो किताब में आपको उपयोजित लेखन में पूछा जाता है, जो कि 5 अंक के लिए होता है, जिसमें आपको पत्र लिखना होता है। पत्र का प्रारूप जो है पहले से अभी थोड़ा बदल दिया गया है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान देकर पत्र को लिखना है। अब तो पहली बात है, तो पत्र क्या होता है? पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र की परिभाषा क्या होती है? हम क्यों पत्र लिखते हैं? ये सारी बातों को हम पहले जान लेते हैं। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि पत्र लेखन बहुत लोगों को अभी आने के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पत्र लेखन का जो व्यवहार है बहुत ही कम हो गया है। अपने विचारों को, अपने भावों को आज हम किसी से भी जुड़ने के लिए संगणक, भ्रमणध्वनि यानी कि मोबाइल या इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग, ये सब चीज़ें जो है इसके माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से पत्र लेखन जो ये है कम हो गया है। लेकिन फिर भी अपने विचारों को, भावों को, अपने शब्दों को अगर हमें किसी व्यक्ति तक पहुँचाना है, तो एकमात्र साधन हमारा पत्र है। तो आइए हम जानते हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भाव को अच्छी तरह से समझ सके। यानी आप जो भी पत्र लिख रहे हैं, हम लोग जब भी कोई पत्र लिखते हैं तो सामने वाले तक जो हमारे भाव है वो उनको समझ में आना चाहिए। इसलिए उस पत्र में जो भाषा हमने प्रयोग किया है वो भाषा सरल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी हम पत्र के माध्यम से दूसरों को कहना चाहते हैं वो आसानी से समझ सके। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भाव, विचारों को व्यक्त करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, वो बातें वो पत्रों के माध्यम से आसानी से लोगों को समझा सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी बातें हम कह नहीं पाते, लेकिन हम पत्रों के माध्यम से लोगों तक उन बातों को पहुंचा देते हैं। तो पत्र की आवश्यकता क्यों होती है? पत्र हम किसे लिखते हैं, कब लिखते हैं? देखिए, पत्र की आवश्यकता हमें तभी होती है जब हमारा कोई अपना या फिर कोई कार्यालय के काम से हमें उनको पत्र लिखने पड़े और वो हमसे दूर है। तो दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीफ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ईमेल है, हमारा वीडियो कॉलिंग है और बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर बहुत सुविधाएँ मिल चुकी है, जिसके माध्यम से हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। प्रश्न ये उठता है, फिर भी हमें पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है? अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब हमें ये सारी सुविधाएँ दी गई है, तो हमें पत्र क्यों सीखना है? लेकिन पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि फ़ोन आदि पर जो बातचीत होती है, वो अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज़ स्थायी रूप ले लेता है। इसलिए जब भी हमें किसी स्थायी चीज़ों को लिखना होता है, लिखित दस्तावेज को रखना होता है, तब हमें वो लिखित रूप में देना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे आप विद्यालय नहीं जा पाते हो, तब आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। ठीक है? आगे हम देखते हैं
कि पत्र जो होते हैं 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 प्रकार के पत्र होते हैं, जिसमें से पहला पत्र है औपचारिक पत्र और दूसरा पत्र है अनौपचारिक पत्र। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है औपचारिक पत्र। तो आइए हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और हमें कब औपचारिक पत्र लिखना है, किसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो लिखने के नियम क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे कि औपचारिक पत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। औपचारिक पत्र लेखन। हमने औपचारिक पत्र की परिभाषा क्या है कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, जिससे हमारा कोई जान-पहचान नहीं है, निजी संबंध नहीं है, फिर भी हमें उनसे कुछ पत्रों के माध्यम से कोई ऐसा व्यवहार करना होता है, तो हम लोग उन्हें औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ही ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधी बातें हो सकती है वो। वो प्रधानाचार्य के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र हो सकते हैं। वे आवेदन पत्र हो सकते हैं। सरकारी विभागों में लिखे गए पत्र हो सकते हैं। संपादक के नाम पर पत्र हो सकते हैं। ये सारे पत्र जो हैं, जब हम लोग लिखते हैं, तो ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे कि औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना या तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की ही बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वालों को बात आसानी से समझ आए ऐसी भाषा का प्रयोग तथा स्वतः पूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में करने की अपेक्षा की जाती है। यानी जो हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं, ये हमें जब किसी को आवेदन करना होता है या फिर जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि आप अगर स्कूल नहीं आए हो तो आपके प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना होता है या और भी कोई सरकारी विभाग है जिसमें हमें अगर हमारे यहाँ पर कोई गंदगी है हमें उनको आवेदन पत्र लिखना है। इस प्रकार से कोई भी पत्र जब हम लिखते हैं तो पत्र के माध्यम से हमें जितनी बातें उनको बोलनी है कम से कम शब्दों में अपनी बातों को उन तक पहुंचाने का पत्र हमें उस प्रकार से लिखना है कि कम शब्दों में सभी बातों को उसमें समाविष्ट किया जा सके और जो पत्र हम लिखेंगे उसमें पूर्णता होनी चाहिए मतलब एक ही पत्र में हमें पूरी बातों को समावेश करके भेजना चाहिए ताकि जो सामने वाला पत्र पढ़ रहा है उसे एक पत्र पढ़ते ही सारी बातें समझ में आ जाए। ऐसी उम्मीद फॉर्मल लेटर यानी जो औपचारिक पत्र है उसे हम लोग इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो औपचारिक पत्र के प्रकार क्या होते हैं? ये हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पत्र के प्रकार देखे। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक पत्र जब हम लोग लिखेंगे तो औपचारिक पत्र के भी प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार देखिए, औपचारिक पत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र के बारे में जो भी पत्र लिखते हैं उसमें निवेदन अथवा प्रार्थना करते हैं, तब हम लोग उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र में हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो सकता है या फिर शिकायत जब हम लोग किसी से करते हैं तब भी हम लोग निवेदन पत्र देते हैं और किसी चीज में सुधार लाने के लिए जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो वहां पर भी हमें प्रार्थना पत्र ही हम उसे कह सकते हैं। स्कूल में आपको बताया कि स्कूल में जब हम लोग स्कूल में ही गए हैं तो हमें अवकाश पत्र लिखना होता है, उसे भी हम लोग प्रार्थना पत्र कहते हैं। ये प्रार्थना पत्र जो है, ये स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी को जब हम लोग पत्र लिखते हैं, तो उसे हम लोग प्रार्थना पत्र कहते हैं। यानी कि हमारा जितने भी विभाग होते, बिजली विभाग
और भी बहुत सारे विभाग हैं, उसको अगर हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग वो प्रार्थना पत्र ही लिखेंगे। प्रार्थना पत्र के माध्यम से ही उन्हें जानकारी देंगे। अब देखिए दूसरा है कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालय के कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, वे कार्यालयी पत्र होते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल या कॉलेज कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी और स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। यानी कार्यालयी पत्र और प्रार्थना पत्र में थोड़ा-सा समानता भी है कि कार्यालयी पत्र भी हम लोग ऐसे ही लोगों को लिखते हैं जो कि हमारे अधिकारी हो गए, हमारे स्कूल के कॉलेज प्रधानाध्यापक हो गए, या फिर हमें समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, या परिवहन विभाग को लिखना है, या फिर थाना विभाग को लिखना है, तब हम लोग ये कार्यालयीन पत्र का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है व्यवसायिक व्यावसायिक पत्र। आप सभी लोगों ने व्यवसाय का नाम सुना ही होगा, तो व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन-देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उसे हम लोग व्यावसायिक पत्र कहते हैं। जैसे कि आप दुकानदार को, प्रकाशक को, व्यापारी को, कंपनी को आदि पत्र लिखते हैं, किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए, या फिर कुछ सामान आपको खरीदना है, बेचना है। आपने देखा होगा इसके लिए, जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि आपको पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ जो है ये हमारा व्यावसायिक पत्र में आता है। अभी देखिए जब हम लोग पत्र लिखते हैं, तब उसके लिए कुछ विभाग और पदनाम निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों को औपचारिक पत्र जब हम लोग लिख रहे हैं, तो उसमें आपको किस विभाग को लिख रहे हैं और जिस विभाग को लिख रहे हैं, उसमें जो जिसको लिखना है, उसका पदनाम क्या है? क्योंकि हम लोग जब किसी विभाग को पत्र लिखते हैं तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है, उनका पद नाम लिखा जाता है, यानी कि उनका जो पोस्ट होता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस विभाग को लिखेंगे तो हमें कौन से पदनाम के लोगों को पत्र लिखना है, यानी किस पोस्ट का नाम यहाँ पर हम लोग को लिखना है। तो अगर आप महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद के गंदगी या अस्वच्छता के लिए पत्र लिख रहे हैं, यानी अगर हम अपने आपके एरिये में, आपके मोहल्ले में गंदगी है या अस्वच्छता है कहीं पर, तो आपको जो पत्र लिखना है वो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। वो उसका जो पदनाम होगा वो स्वास्थ्य अधिकारी होगा। जब हम लोग पत्र लिखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये पदनाम हम लोगों को कहाँ लिखना होता है। तो जब बहुत बार हम लोगों को पत्र मैंने देखा है कि बच्चे बार-बार पूछते हैं पत्र किसको लिखें, क्या नाम डालें? तो हमें जब ये हमारे विभाग हैं, ये विभाग जब हम पत्र लिखेंगे तो इसके लिए जो हम पदनाम का इस्तेमाल करेंगे वो ये है। गंदगी, अस्वच्छता के लिए पत्र लिखेंगे तो स्वास्थ्य अधिकारी को, और पेयजल यानी पानी, जो पीने का पानी है, वो देरी से आ रही है या उसमें कोई समस्या हो गई है या वो अशुद्ध है यानी दूषित जल आ रही है, तो ऐसी कोई समस्या यदि हमारे मोहल्ले में या हमारे घरों में दिखाई देती है, तब हम लोग जल आपूर्ति अधिकारी यानी कि जल आपूर्ति अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, इनको पत्र लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है सड़क पर गड्ढे होने पर। यदि हमारे यहाँ पर, आप सभी लोगों के लिए ये तो कॉमन बात है कि अभी हमारे यहाँ पर सड़क पर गड्ढे होना आम बात है। तो हमें अगर ऐसी कोई गड्ढे दिखाई देते हैं जो कि आने-जाने में समस्या हो रही है, तो हम लोग उसके लिए भी पत्र लिख सकते हैं। किसे लिखना है हमें? विभागीय अधिकारी को। यानी जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो हमें ये पत्र किसको लिखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसे हमें जानना जरूरी होता है कि हमें कौन सा पत्र किससे लिखना है, या शिकायत करनी है तो किसे करनी है। तो उसके बाद है
आगे अगर हम विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं तो वो आप मुख्याध्यापक को लिख सकते हैं, या तो फिर मुख्याध्यापक का ही दूसरा नाम है प्राचार्य, प्रधानाचार्य और कक्षाध्यापक। यानी आप ये पदनाम का उपयोग करके विद्यालय के किसी भी कार्य से संबंधित अगर आपको पत्र लिखना है तो आप इन सभी का पदनाम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बिजली व टेलीफोन विभाग। जब बिजली व टेलीफोन विभाग से संबंधित कोई समस्या है तो आप अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता ये पदनाम पर पत्र लिख सकते हैं। फिर आगे है अगर परिवहन या यातायात विभाग में आपको कोई शिकायत या कोई पत्र के माध्यम से कुछ बताना है तो आप जो पदनाम का प्रयोग करेंगे वो है प्रबंधक, व्यवस्थापन, मैनेजर। यानी ये मैनेजर का ही तीनों नाम है, लेकिन आप तीनों भी पदनाम जो आपको उस समय याद आता है वो आप कर सकते हैं। आगे देखिए पुलिस विभाग को अगर हमने पत्र लिखा है किसी भी समस्या को लेकर, तब हमें होता है ना, बहुत बार आप लोगों को लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी है या एक लेटर डालना है, तो आप अगर वहां पर लेटर डाल रहे हैं तो या तो आपको थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है या फिर किसी इंस्पेक्टर को। जिस प्रकार का आपका काम होगा, जिससे काम होगा उससे संबंधित पदनाम का प्रयोग हमें वहां पर करना है। अगर समाचार पत्र में हमें कोई पत्र भेजना है तो हम लोग संपादक को पत्र लिखते हैं या फिर उप संपादक को पत्र लिखते हैं। तो और हमें नौकरी के लिए अगर कोई पत्र लिखना है, नौकरी के लिए यानी वो शिक्षक की नौकरी हो या और भी कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए अगर हमें पत्र लिखना है तो हम प्रबंधक को, व्यवस्थापक को, मैनेजर को या फिर मुख्याध्यापक को ऐसे पदनाम का प्रयोग करके पत्र हम लिख सकते हैं। यदि आपको महाराष्ट्र बोर्ड को पत्र लिखना है तो आप सचिव या फिर विभागीय सचिव ऐसे नाम को पत्र लिख सकते हैं। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमें अभी जैसे मुझे तो नहीं पता है कि अगर हमने पुलिस विभाग को पत्र लिखा है तो वहां पर कौन सा विशेष व्यक्ति बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग उनके पद नाम का प्रयोग करते हैं ताकि उसमें ओवरऑल वो व्यक्ति आ जाता है। फिर अगर हमें दुकानदार को पत्र लिखना है तो प्रबंधक, व्यवस्थापक या मैनेजर को पत्र लिखा जाता है। तो ये तालिका मैंने आपको दिखाई है। इस तालिका के माध्यम से यदि आपको किसी को पत्र लिखना है तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमें किस विभाग को कौन से पदनाम के पदनाम का प्रयोग करके हम वो पत्र लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए जब हम पत्र लिखते हैं तो आपको एक विशेष बात को ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न आपको दिया जाता है पत्र लिखने के लिए, अभी जो प्रश्न आपको जब पेपर लिखा जाता है उसमें आपको जो प्रश्न आता है कि अमुक अमुक व्यक्ति को, अमुक अमुक व्यक्ति से अमुक अमुक व्यक्ति को पत्र लिखिए, तो हम लोगों को जब ये पत्र लिखना शुरू करते हैं तब हमें जो बहुत निम्नलिखित जो बातें यहाँ पर बताई गई है वो हमें प्रश्न में से ही ढूंढ कर लिखना होता है। हमें अपने मन से कुछ भी पत्र में लिखना नहीं है। जैसे कि पत्र लिखने वाले का नाम व पता हमें उस प्रश्न में ही दिया गया होता है कि उसमें पत्र लिखने वाला कौन है और उसका नाम व पता क्या है। तो आपको जब भी पत्र लिखना है तब आप प्रश्न में से ही वो ये सारे सब बातों को ढूंढ कर लिखिए। आप अपने मन से कोई भी चीज पत्र में नहीं डालना है। दूसरा देखिए, पहला तो पत्र लिखने वाले का नाम व पता आपको उसमें से ही मिलेगा और दूसरा पत्र पाने वाले का पदनाम व पता भी आपको उसी प्रश्न में से ही मिलेगा। और विषय
वो भी आपको प्रश्न में से ही मिलेगा। जैसे कि आपको बहुत बार ऐसा दिया हुआ होता है कि मनोज, मनीषा पाटिल साहू नगर पिंपरी चिंचवड़ से अपने मित्र सहेली राहुल राधिका खन्ना को पत्र लिखकर अपने भाई के जन्मदिन के अवसर पर आमंत्रित करती है। तो इसमें हम लोगों को नाम भी मिल जाता है कि कौन पत्र लिख रहा है, और जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका भी नाम मिल जाता है, और किस विषय पर पत्र लिखना है उसमें भी हमें ये जानकारी मिल जाती है। तो ज्यादातर ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पत्र लिखते हैं तो जो प्रश्न दिया होता है उसी प्रश्न में से उन सभी बातों को खोजकर लिखनी होती है। आगे देखते हैं। अब देखिए, औपचारिक पत्र के बारे में हमने सब जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी आपको देखना है कि पत्र लिखने का जो नियम है वो किस प्रकार से पत्र लिखना है। पहले जब हम लोग पत्र लिखते थे तो उसका प्रारूप अलग था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका प्रारूप में बदलाव किया गया है। ये जो प्रारूप है ये ईमेल के रूप में पत्र लिखने का प्रारूप आया है। जैसे हम लोग ईमेल लिखते हैं उसी प्रकार से हमें ये पत्र लिखने का भी जो हमारा फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग जब पत्र लिखना शुरू करते हैं तो हमारा जो मार्जिन होता है, मार्जिन लाइन जो है उसके लेफ्ट यानी कि उसको सटा कर ही हमें पत्र लिखने की शुरुआत करनी है। जैसे कि सबसे पहला आएगा दिनांक। दिनांक आपको वहां पर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में हमारे जो मार्जिन है उसको सटाकर लिखना है दिनांक, और उसके नीचे जो हमारा प्रति है यानी जिसको हम लोग पत्र भेजना चाहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टू बी कहते हैं, उसे हम लोग प्रति प्रति का नाम लिखना है, और उसके बाद उसका पद नाम लिखना है। नहीं, प्रति लिखना है और उसके बाद उसके नीचे उसका पद नाम लिखना है। ये जो पूरा लेटर आप लिखेंगे ये आपको सभी को जो आपका मार्जिन लाइन आपके नोटबुक में होता है ना, वो मार्जिन लाइन को सटा कर ही लिखना है। फिर आपको पत्र पाने वाले का पता लिखना है, जो कि सिर्फ 2 पंक्तियों में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद पत्र पाने वाले का ईमेल पता, जो कि इंग्लिश के स्मॉल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ईमेल पता होता है, ईमेल आईडी होता है, वो हमारा स्मॉल लेटर में होता है। उसके बाद हमें विषय लिखना है। विषय भी हमें मार्जिन को सटाकर ही लिखना है। जब हम लोग पहले लेटर पहले के फॉर्मेट में लिखते थे तो हम बीच में लिखते थे, लेकिन अभी हमें मार्जिन से सटाकर ही, यानी जो पूरा पत्र है हमारा एक लाइन में ही आना चाहिए। तो विषय जब हम लोग लिखेंगे तो वो भी एक पंक्ति का ही विषय होना चाहिए। फिर हमें जो संबोधन लिखना है, माननीय महोदय। उसके बाद हमें अपने पत्र की शुरुआत करनी है, जिसमें 3 भाग का समाविष्ट किया गया है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो पहला भाग जब हम लोग लिखेंगे वो 2-3 पंक्तियों का होना चाहिए। दूसरा भाग हम लोग जो लिखेंगे 8-10 पंक्तियों का होना चाहिए, और तीसरा भाग जब हम लोग लिखेंगे तो वो भी 2-3 पंक्तियों का होना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो ये भाग अलग अलग किया गया है उसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो ये हम समझते हैं। पहला भाग जो यानी कि पहला पैराग्राफ है, हम लोग उस पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, पत्र लिखने वाला अपना परिचय देगा। जैसे कि आपको जो नाम वहां पर प्रश्न में दिया गया है उसी नाम को लेकर हमें उस पत्र में अपना परिचय देना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस पते पर रहता हूँ आदि। और उसके बाद पत्र पाने वाला जो है उससे अपना संबंध बताना है। जैसे कि अगर आपने महानगर पालिका को पत्र लिखा है तो आप वहां पर उनके महानगर पालिका के अंतर्गत रहने वाला उनका एक नागरिक हूँ, इस तरह का जो उनसे संबंध है, जिससे भी आप पत्र लिख रहे हैं उनका संबंध आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। जब दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे तब वो जब पत्र हम लोग लिख रहे
हैं, वो पत्र लिखने का हमारा कारण क्या है? उसमें होना चाहिए और उसके बाद हमें कौन-सी समस्या है उससे और उस समस्या को समाप्त करने के लिए हम कौन-सा उपाय करना है। ये सारी बातें जो है आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है ताकि जिस समस्या को लेकर या जो कारण है हमारा वो पत्र पढ़ने वाला आसानी से समझ जाए। तीसरा भाग जो है तीसरा पैराग्राफ जो है हमारा, वो हम लोग जिस भी विषय पर पत्र लिख रहे हैं, उनसे प्रार्थना करना या उनसे निवेदन करना। जैसे कि आपने हमेशा यह देखा होगा कि जब आप पत्र लिख लेते हैं तो अंतिम पैराग्राफ में आप ये ज़रूर लिखते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि ये करने की कृपा करें या फिर अवकाश के लिए स्वीकृति प्रदान करें। ऐसे इस प्रकार की जो बातें हम लिखते हैं, वो हमारा अंतिम पैराग्राफ होता है। वो पैराग्राफ समाप्त होने के बाद, तीनों भी पैराग्राफ समाप्त होने के बाद आपको नीचे अगर आप लड़का हो तो भवदीय, लड़की हो तो भवदिया, ऐसे लिखकर आपका ऊपर केवल नाम लिखना है और उसके बाद नाम लिखने के बाद पूरा नाम लिखना है नीचे और पत्र लिखने वाले का पता 2 पंक्तियों में लिखना है। यानी आपने जो पत्र लिखा है, आप अपना पता लिखिए, वो भी जो आपके प्रश्न में दिया गया है, उसी का वही पता आपको यहाँ लिखना है। फिर पत्र लिखने वाले का ईमेल पता यानी जो आपका ईमेल आईडी है, वो भी लिखना है। अब आप बोलेंगे प्रश्न में अगर ईमेल आईडी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? तो आगे मैंने एक पत्र लिखा है, उस पत्र के माध्यम से मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें ईमेल आईडी कैसे तैयार करना है। बहुत ही आसान है और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। अभी देखिए, मैंने आपको सभी को बताया कि जो अभी हमारा ये फॉर्मेट है, पूरा का पूरा पत्र लिखने का प्रारूप है, ये हमारा बाईं तरफ जो हमारा मार्जिन होता है, उसको सटा कर ही लिखना है। हमें कहीं पर भी उसे यहाँ-वहाँ नहीं करना है, बल्कि मार्जिन को सटा कर ही पूरे पत्र को लिखते जाना है। देखिए, हम लोग एक पत्र को मैंने लिखा है, उस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा है, जिसमें देखिए नाम लिखा है अजय या फिर अगर तुम लड़का देखो आप जब भी प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपको पत्र लिखने के लिए प्रश्न दिया होगा, उसमें लड़की और लड़का दोनों का भी नाम दिया जाता है। तो जब अगर यदि आप गर्ल हो, तो आप लड़की का नाम जो लिखा गया है वो लिखना है, अगर आप बॉय हो, तो आपको जो वहाँ पर लड़के का नाम दिया गया है वो लिखना है, ठीक है? तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पर दोनों नाम दिए जाते हैं, तो आपको दोनों नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको देखिए अजय या फिर अंजना जायसवाल, ये पत्र लिखना है। यहाँ पर पता भी दिया गया है 45 शंकर पाउसे चाल, शास्त्री नगर, धारावी, मुंबई 17 से। यानी से के पहले जो आ गया वो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है और उसके बाद वो पत्र लिखना किसको है? मुख्याध्यापक यानी प्रधानाचार्य, सत्यम हिंदी हाई स्कूल, जैन सोसाइटी, सायन, मुंबई को। तो ये क्यों लिखना है उसका विषय भी आपको इसी में दिया गया है कि तबीयत खराब होने के कारण 1 दिन की छुट्टी मांगते हुए उन्हें पत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो पत्र लिखने वाले का नाम, हम पत्र किसे लिख रहे हैं उसका नाम और विषय का नाम, ये सारी जानकारी जो है हमें इस प्रश्न में मिल गया है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको पहले नाम आया है, से पहले जो नाम आया है, वो हमारा पत्र लिखने वाला है और से बाद जो नाम आया है, वो पत्र हम जिसे लिखने वाले हैं, वो उनका नाम है और उसमें दोनों भी व्यक्ति का पता भी दिया गया है। तो हमें
वही पता इस्तेमाल करना है जो यहाँ पर दिया गया है। हमें अपने मन से कोई भी चीज पत्र में नहीं डालना है। और यहाँ पर 1 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको विषय में लिखना है कि 1 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना करना। तो आप देखते हैं किस प्रकार से है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप दिनांक लिखिए, जो भी उस दिन का दिनांक है, उस दिन का आपको दिनांक लिखना है। देखिए आप ये नोटबुक पे लिखा हुआ है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो मार्जिन लाइन है, इसको सटा कर ही आपको सारी बातें लिखनी है। आपको उससे अलग मतलब दूर नहीं लिखना है, आपको उस मार्जिन को सटाकर ही लिखना है। तो यहाँ पर जो 3 दिनांक जो दिया गया है, वो दिनांक आपको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद प्रति लिखकर आप जिसे पत्र लिख रहे हैं, यानी कि मैंने आपको जो प्रश्न दिखाया उसमें हमें पत्र किसे लिखना है? मुख्याध्यापक को। और मुख्याध्यापक का जो पता यहाँ पर दिया गया है, वो ये जो मुख्याध्यापक हो गया, वो हमारा पद नाम हो गया, ठीक है? और उसके बाद वो कौन से स्कूल से हैं, यानी उनका जो पता है वो सत्यम हिंदी हाई स्कूल, जैन सोसाइटी, सायन, मुंबई। यदि यहाँ पर आपका पिन कोड नंबर दिया होता तो आप पिन कोड भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर पिन कोड नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने पिन कोड नहीं डाला। तो मैंने आपको बोला ना, जिस तरह से प्रश्न में आपको जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, वही चीजें आपको यहाँ पर डालना है। सिर्फ हमें ईमेल आईडी अगर नहीं दिया है तो भी हम लोग खुद बनाकर ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने देखिए ईमेल आईडी बनाया है, तो कैसे बनाया है? सत्यम हिंदी हाई स्कूल। तो उन्होंने क्या किया है? सत्यम का यस लिया, हिंदी का यच लिया और हाई का यच लिया, स्कूल का यस लिया। ऐसे करके लिख के @gmail.com, यानी अगर आपको किसी का भी ईमेल एड्रेस लिखना है और आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो उसका जो नाम है उसके नाम से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वो स्मॉल लेटर में लिख के @gmail.com डाल देंगे, तो उसका ईमेल आईडी जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद है देखिए 1 दिन विषय जो है, विषय मैंने आपको बताया वहां पर दिया गया है कि 1 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमें पूरा नहीं, विषय जब हम लोग लिखते हैं तो एक बात ध्यान देना है कि हमें पूरा नहीं लिखना है कि तबीयत खराब होने के वजह से 1 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं। हमें सिर्फ क्या विषय है हमारा, तो 1 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या छुट्टी मांगते हुए पत्र। उसके बाद जो संबोधन है, माननीय महोदय, और माननीय महोदय के बाद आपको कॉमा देना है। फिर नीचे अब हमारा पत्र शुरू होता है, जो मैंने आपको पैराग्राफ वाइज बताया कि 1, 2, 3 पैराग्राफ में हमें पत्र लिखना है। तो ये जो पत्र लिखना है ये हम लोग शुरू करते हैं। माननीय महोदय संबोधन होने के बाद हमें इसे कॉमा देना है और उसके बाद पत्र लिखना नीचे से शुरू करना है। जैसे कि अजय जायसवाल का नाम प्रयोग में लाकर उन्होंने पत्र लिखा है। मेरा नाम अजय जायसवाल है। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं अ में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। मेरा अनुक्रमांक 15 है। यानी जब आप पत्र लिख रहे हैं तो मैंने बताया था पहले पैराग्राफ में आपको आपका परिचय देना है। तो आपका परिचय जो है वो इस प्रकार से है कि आपका नाम, आप जिस, अगर आपने कक्षाध्यापक को या मुख्याध्यापक को पत्र लिखा है तो आपका जो 1 मिनट, आपका जो वहां पर कक्षा है या आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपका अनुक्रमांक क्या है, ये सारी बातें यानी आपका परिचय ये पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है। उसके बाद जो आपको
कारण बताना है, जो आपकी समस्या है, वो सारी बातें जो हम लोग करेंगे, वो हमें दूसरे पैराग्राफ में लिखना है, जो कि शुरू करते हैं। कल शाम को मुझे अचानक मुझे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उसने जाँच करने के बाद उसने जाँच करने के बाद डॉक्टर को दिखा बुखार आ गया, डॉक्टर को दिखाया, उसने जाँच करने के बाद कुछ दवाइयाँ दी और 1 दिन घर पर आराम करने तथा स्कूल न जाने की सलाह दी है। मेरा बुखार कुछ अवश्य कम हुआ है, परंतु बहुत अधिक कमजोरी लग रही है। चलने-फिरने में कठिनाई हो रही है। इस वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। चलने-फिरने का मन नहीं हो रहा है, खाने-पीने का मन नहीं हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया आज दिनांक जो भी दिनांक को आपको नहीं आना है, वो दिनांक वहाँ पर डालेंगे और 1 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में जो कुछ भी लिखाया पढ़ाया गया है, वो मैं अपने सहपाठी मित्रों की सहायता से पूरा कर लूँगा। यानी मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, इसलिए अगर मेरा कोई भी किसी प्रकार का नुकसान यदि हो रहा है, तो मैं अपने मित्रों द्वारा या सहपाठियों द्वारा अपनी जो ह हमारा होमवर्क है या फिर जो भी पढ़ाया गया है, जो मेरा नुकसान हो गया है आज का, वो मैं उनके माध्यम से पूरा कर लूँगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो इसमें उन्होंने सेकंड पैराग्राफ जो है, उसमें पत्र लिखने का जो कारण है और जो उनकी समस्या है और उसका उपाय भी उन्होंने इस पत्र के माध्यम से हमें बताया है। अब देखिए जो तीसरा पैराग्राफ है, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको निवेदन करना है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आशा करता हूँ कि आप मेरी तबीयत को ध्यान में रखते हुए दिनांक जो भी दिनांक को आप नहीं आ रहे हो, 1 दिन की छुट्टी देने की कृपया करेंगे। यानी यहाँ पर आप उनसे अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर यदि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं आशा करता हूँ कि जिस छुट्टी के लिए मैंने आपको निवेदन किया है या प्रार्थना पत्र लिखा है, उस प्रार्थना पत्र को देखकर आप मुझे जो है 1 दिन की छुट्टी देने की कृपा करेंगे और उसके बाद अंतिम आपका समापन जब होगा तो आपका शिष्य अगर लड़का है तो शिष्य, लड़की है तो शिष्या। ये बात आपको ध्यान में रखना है, दोनों भी आपको नहीं लिखना है। मैंने ऐसे ही लिखकर आपको दिखाया है लेकिन दोनों भी आपको नहीं लिखना है। और यहाँ पर जब आप शिष्य और नाम आपको वहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है वो मिल गया है और उसके बाद प्रश्न में नाम के बाद उसी में आपको एड्रेस भी दिया गया है। जो लिख रहा है पत्र उसका वहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है, तो उस एड्रेस को भी यहाँ पर आपको लिखना है और जैसे कि मैंने बताया ईमेल एड्रेस आपको बनाकर लिखना है, तो ईमेल एड्रेस जब वहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि ajay@gmail.com। तो इस तरह से एक पत्र हमारा प्रार्थना पत्र जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हम इसी प्रकार से आपको बहुत सारे पत्रों को लि आप लिख सकते हैं। अभी मैंने एक और पत्र यहाँ पर आपको बताने के लिए लिखा मतलब रखा है कि भवानीपेट सोलापुर में भयंकर आवाज करने वाले ध्वनि निर्वर्धकों को कारण वहाँ के निवासी जो हैं वो त्रस्त हैं। इस संदर्भ में शैला शैलेश जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी सोलापुर को पत्र लिखता या लिखती है। तो ये हमारा जो पत्र है ये शिकायत पत्र है। तो हमें इस पत्र को जब हम लोग लिखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पत्र आपको लिखा गया है वो दिनांक
शुरुआत की गई है दिनांक से और उसके बाद वो प्रति लिखा गया है कि हमें अभी जब हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं यानी कि हम शिकायत पत्र लिख रहे हैं। तो हमें जब इस तरह का कुछ शिकायत है तो हम लोग स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिखेंगे। जो हमने पद नाम का तालिका देखी है उसमें हम लोगों ने बताया है कि कब हमें किसे पत्र लिखना चाहिए। तो हमें जो है ये पत्र है वो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। अभी यहाँ पर पत्र पत्र का देखिए आप दिनांक लिखा हमने, फिर हम प्रति लिखकर हमें जिसे पत्र लिखना है उनका नाम लिखा है माननीय स्वास्थ्य अधिकारी और उसके बाद सोलापुर उनका पता है, सोलापुर और पिन कोड यहाँ पर दिया गया है तो उन्होंने पिन कोड भी लिखा है। और उसके बाद विषय विषय जो है उनको जो समस्या है उस विषय को यहाँ पर उन्होंने डाला है। सार्वजनिक गणेशोत्सव में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ऊंची आवाज के बारे में शिकायत। तो ये अपनी पत्र की शुरुआत कर रहे हैं। महोदय, मैं भवानी पेट सोलापुर का निवासी हूँ। आजकल नगर में गणेशोत्सव बड़े जा रहा है। इस अवसर पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र ऊंची आवाज में बजाए जा रहे हैं। भवानी पेट के गणेश मंडलों ने तो हद ही कर दी। मतलब वो जो शिकायत कर रहे हैं कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, वहां पर कुछ लोगों ने इतना ऊंची आवाज में यंत्र बजा रहे हैं कि मुझे वहां पर विद्यार्थियों को भी व्यवधान तो आ ही रहा है, विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उपस्थित हो रहा है और जो आम नागरिकों के लिए यह भी कर्णभेदी स्वर असह्य हो गया है। यानी कि आम नागरिक जो है उनके लिए भी वो सुनना बहुत ही असह्य हो गया है। तो फिर उन्होंने इस पैराग्राफ में जैसे कि हमने बताया देखिए उसने पहले अपना अपनी जानकारी दी और उसके बाद उनकी जो समस्या है उसको यहाँ पर बताया है। सर्वाधिक दुखद की बात है कि समाचार पत्रों, रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा ध्वनि प्रदूषण की निरंतर चर्चा करने के बावजूद भी यहाँ पर उत्सव के नाम पर इतने जोर से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जा रहे हैं। यानी उनकी शिकायत ये है कि इतनी सारी रुकावटें या इतना सारा चेतावनी देने के बावजूद भी ये लोग जो है ये बहुत जोरों से ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं या ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है बहुत जोर से बजा रहे हैं। फिर वो लिखते हैं अंतिम वाला उनका पैराग्राफ है कि गणेशोत्सव के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति का सम्मान करते हुए आपसे निवेदन है कि आप इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है विनीत तो आप यहाँ पर विनीत लिख सकते हो, भवदीय लिख सकते हो। तो शैलेश जोशी या और उनका जो एड्रेस वहां पर दिया गया है भवानीपेट सोलापुर और उसमें ईमेल आईडी जो उन्होंने लिखा है तो इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से भी आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हो xyz@abc.com आप इस तरह से भी लिख सकते हो और आप जो नाम से मैंने बताया है वैसे भी आप पत्र को लिख सकते हो। अब इसी प्रकार से बहुत सारे पत्रों को आप औपचारिक पत्र के अंतर्गत लिख सकते हो। जैसे कि आपको किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र देना है तो भी आप उसे लिख सकते हो। आपको किसी से कोई वस्तु मंगानी है जैसे कि बुक्स हो गए या फिर औषधीय हो गई तब भी आपको एक औपचारिक पत्र इसी तरह से लिखना है। उसके बाद आपको किसी भी जैसे मैंने बताया कि आपके यहाँ पर जल की आपूर्ति है, दूषित या अनियमित है आपके यहाँ पर जल, यानी आप जिस यहाँ पर रहते हैं वहाँ तो अभी देखिए हम लोग आज जो सीखे हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो जितने भी बातें हैं लिखने का तरीका या हमें किस प्रकार से लिखना है
तो उसको देखते हुए अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी को ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पर मेरा ये समाप्त होता है और आपको ये जो है, जो पत्र लेखन है, आपको आपके परीक्षा में 5 अंक के लिए जो कि आप उपयोजित लेखन कहते हैं, उसमें आपको 5 अंक के लिए पूछा जाता है और अगर आपने जो इसका प्रारूप है, अगर आपने अच्छी तरह से उसको लिखा है, तो आपको 4 अंक तो आपका कहीं भी नहीं गया है। यानी आपको 4 अंक अवश्य ही मिलेगा। तो यही कहते हुए मैं आज अपना ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया है, तो मैं ये क्लास अपना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।